Everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start unit 13 of block 4 MPCE 046, that is MAPC second year students who have opted for applied positive psychology. This video is for you guys. आज यूनिट 13 है अप्लाइंग पॉजिटिव साइकोलॉजी इन रिलेशनशिप फैमिली एंड एजिंग। ये बहुत बहुत हॉट टॉपिक है क्योंकि ये इसके ऊपर सेशंस बहुत आते हैं, क्लाइंट्स बहुत आते हैं। सो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। एंड आजकल लोग पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होना चाहते हैं। सो दैट्स वाई ये टॉपिक आपके बड़े बेनिफिट का है। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। इस चैप्टर को हम 3 सेक्शंस में कवर करेंगे। फर्स्ट हम क्लोज रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करेंगे, फिर हम फैमिली से रिलेटेड बात करेंगे एंड देन एजिंग से रिलेटेड बात करेंगे। और ये इजी भी हो जाएगा आपके लिए। सो ये वीडियोस लंबे होने वाले हैं तो स्टे टाइट। आप चाहें तो इसको इंस्टॉलमेंट में समझ सकते हैं। जब आपको लगे कि कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है, आप इसको स्टॉप करके बाद में रीप्ले कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पे इन्होंने जो टॉपिक शुरू किया है वो अजय एंड राम्या के बारे में शुरू किया है। पेंडेमिक के बारे में बात कर रहे हैं। जब कोविड-19 में लॉकडाउन हो गया था एंड वर्क फ्रॉम होम करते थे तो इनके बीच में बड़े प्रॉब्लम्स आने लगे थे क्योंकि बच्चे को भी संभालना है, वर्क का कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं है, वर्क की कोई पीस नहीं है। काम करते टाइम बच्चा पीछे से कुछ शोर कर रहा है या फैमिली में ही बर्तनों की आवाज़ आ रही है या कोई मीटिंग चल रही है तो दिक्कत आ रही है। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया होगा दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। और फिर बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस भी देखना एंड ऑल। सो ये बहुत ट्रबलसम हो जाता है। लगता है कि वर्क फ्रॉम होम इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट, ना टाइम पे नहीं भी नहाओगे तो भी चलेगा, रेडी नहीं होगे तो भी चलेगा, मर्जी से पूरे दिन कुछ भी करते रहो। बट देन और भी इसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। इंटरफेरेंस बहुत होता है, आप शांति से काम नहीं कर सकते हो। तो इसमें भी यही हो रहा था राम्या एंड अजय के केस में। सो अब हुआ क्या, इन्होंने जब देखा कि भाई ये तो बात ठीक नहीं हो रही है तो इन्होंने आराम से बैठे ये एक वीकेंड पे और इन्होंने अपने पूरे रूटीन को फिगर आउट किया। इन्होंने देखा कि क्या चीज़ गड़बड़ कर रहे हैं हम। एंड देन दे रियलाइज्ड कि हम एक दूसरे को एक्नॉलेज नहीं करते, हम एक दूसरे को थैंक्स नहीं करते, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। एंड दैट इज़ लीडिंग टू अ लॉट ऑफ टेंशन। सो ये जो एंड इससे क्या हुआ, जब इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, सो इनके बीच में जो मूड था, जो इनका रिलेशनशिप था वो और बढ़िया हो गया। और मूड चेंज हो गया जब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए भी विलिंगनेस दिखने लगी। सो ये एक एप्लीकेशन है पॉजिटिव साइकोलॉजी की जो हम जनरली सीखते हैं। सो इसमें इन्होंने देखा, अगर आप इस केस को फिर से रिकॉल करें जो अभी मैंने बताया, इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने पॉजिटिव आउटलुक रखा, इन्होंने कम्युनिकेशन किया, इन्होंने बात करके चीज़ निपटाने की कोशिश करी है। इन्होंने सिर्फ मन ही मन में रखा नहीं, इन्होंने एज्यूम नहीं किया, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी, बल्कि ये प्रेफर किया कि सामने से बात करो, है ना। एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में एक दूसरे को बताओ कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। एंड ये अभी जो लिसनर्स हैं उनकी लाइफ में भी अगर ऐसा हो रहा है तो दे कैन इम्प्लीमेंट दिस। एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं ये लोग। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी की अगर बात करें तो ये वही साइंस है जहाँ पे मेन हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि हम इंसानों की पोटेंशियल्स पे वर्क करें, उनकी स्ट्रेंथ्स पे वर्क करें, डिफ़िकल्ट टाइम पे अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करके उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें हम जो भी हमने प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स पॉजिटिव साइकोलॉजी में सीखा होता है उसको हम लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इससे क्या होता है, हमारी ऑप्टिमल फंक्शनिंग होती है। मेंटल स्टेटस के टर्म्स पे भी देख लें या फिजिकल हेल्थ के टर्म्स पे भी देख लें, दोनों टर्म्स में ही ये हमें हेल्प करता है। तो अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है ये एक अप्रोच है जो हमारा जो फोकस है वो डिसऑर्डर या डिस्ट्रेस से हटा के हमारे पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट पे लगाती है। हम फुलफिल्ड फील करते हैं, हमारी फंक्शनिंग ऑप्टिमल लेवल पे पहुंच गई होती है। तो यहाँ पे सिलिगमन ने 2004 में पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो प्रोसेस है उसके बारे में बात किया। उन्होंने क्या बोला, नंबर 1 फैसिलिटेशन। पॉजिटिव साइकोलॉजी में आप देखेंगे कि वह फैसिलिटेट करती है, हमें ज़बरदस्ती अपने पर्सपेक्टिव को फोर्स नहीं करती कि आप किसी चीज़ को इस तरह से देखो, बल्कि हमें ये हेल्प करती है, हमें एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लोर कर सकें, उनको अचीव कर सकें। सेकंड, ऑप्टिमल फंक्शनिंग। हर एक इंसान की अपनी अपनी एक लिमिट होती है काम करने की। आप किसी और से कंपेयर करके ये नहीं बोल सकते कि तुम ज़्यादा काम करो क्योंकि उसने भी इतना काम किया है, ऐसा नहीं है।
पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम किसी के भी सब्जेक्टिव वेलबींग के बारे में बात करते हैं, वो कितना रोज़ाना काम करना एन्जॉय करता है, उतना ही उसको करना है। एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग यानी कि जो उसकी लाइफ के चैलेंजेस हैं, जो उसको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, वो कितना एंगेज होना चाहता है। ऐसा नहीं कि या कैसे एंगेज होना चाहता है, ये उसके हाथ में है। आप उसको फ़ोर्स नहीं कर सकते कि इससे भी आगे कूदो, इससे भी ज़्यादा करो। वो जितना एन्जॉय करके करना चाहता है, उतना ही करने देना है। वैल्यू पोजीशन का क्या मतलब है? वैल्यू पोजीशन का मतलब होता है इंसान को पॉजिटिव वैल्यूज़ को चूज़ करना होगा। कोई उसको फोर्स ना करे, वो जितना भी अपनी लाइफ में चूज़ करना चाहता है, जितना उसके लिए इम्पोर्टेंट है उसकी लाइफ में काम करना। सो हम वो जिस भी तरीके से अपनी लाइफ को जी रहा है, हम उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम उसको रेस्पेक्ट देंगे। जैसे कि होम मेकर की बात की जाए, तो होम मेकर्स का भी बहुत काम होता है, देखा जाए तो लोग उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। वो पूरे दिन काम करते रहते हैं जो होम मेकर्स होते हैं। एंड उनको ज़रूरी है कि वो सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए भी एंगेज्ड रहें, अपने लिए भी कुछ करें, ये नहीं कि पूरी फैमिली के लिए किए जा रहे हैं। सो इसके ऊपर भी ज़ोर दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ फुल रेंज ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग। हम कोशिश करते हैं कि इंसान अपनी फुल रेंज जो है उसकी खुद की एफिशिएंसी जितनी है उस लेवल तक वो पहुंच सके। सो हमारा टारगेट यही होता है कि क्लाइंट को इक्विप करा दें उसकी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने में, कि वो अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज़ क्या है, यानी कि उसके ट्रेट्स क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसके बारे में उसको बताएं। एंड वो अपना वेलबींग का स्टेट को गेन कर सके, दूसरे पे डिपेंड ना रहे इस चीज़ के लिए। एंड लास्ट इज़ एक कलेक्टिव आइडेंटिटी। पर्सन को जो भी वो कोई भी इंसान जो अपनी लाइफ की जर्नी कवर करता है, मतलब हमारी ये लाइफ पूरी एक जर्नी ही है। हर एक पर्सन को वो अपनी लाइफ को बेस्टेस्ट जिए, वो पॉजिटिव साइकोलॉजी सिखाती है। सेलिगमन, डकवर्थ एंड स्टीन ने 2005 में पॉजिटिव साइकोथेरेपी के बारे में बोला था कि बिल्ड व्हाट्स स्ट्रॉन्ग एज अपोज टू फिक्स व्हाट्स स्ट्रॉन्ग। मतलब कि जो गलत है उसको फिक्स करने की कोशिश करने के बजाय आप में जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है, उसको आप बढ़ाएं। नाउ कमिंग टू क्लोज रिलेशनशिप्स। क्लोज रिलेशनशिप में इन्होंने एक सिनेरियो दिया है जहाँ पे वाइफ जो है न्यू पेयर ऑफ जीन्स लेके आती है, अपने हस्बैंड को बताती है कि मैं लेके आई हूँ। एंड उनके हस्बैंड बोलते हैं क्यों तुम पैसे वेस्ट करती रहती हो। सो वाइफ कहती है कि क्या तुम्हारा ही पैसा है, मेरा पैसा नहीं है क्या, मैं अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती। मतलब एक युद्ध तरह एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है इनके बीच में। एंड फिर वो खुद को ब्लेम करने लगती है कि मैंने तुम्हें बताया भी क्यों कि मैं ख़रीद के लाई हूँ कोई चीज़, ये तो फालतू का सुनना पड़ गया मुझे, इस तरह का। सो ये जो रिलेशनशिप की सिचुएशन आई है, इसमें एप्रिसिएशन को छोड़ दिया गया। हस्बैंड ने अप्रिशिएट नहीं किया कि अच्छा है तुमने अपना ध्यान रखा, अपना केयर किया, अपने लिए कुछ सोचा। इंस्टेड हस्बैंड ने क्या किया, उसको ब्लेम करना, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि तुमने पैसे वेस्ट कर दिए एंड ऑल। सो ये जो हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हैं उसमें हमें ज़रूरी है कि हम अपने रिलेशनशिप को, क्लोज रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी दें, और वो हमारे लिए प्रायोरिटी होते भी हैं। किसी भी रिलेशनशिप में इंसान को सपोर्टेड महसूस करना चाहिए, उसको फ़ील आनी चाहिए कि हाँ मुझे सपोर्ट मिल रहा है फैमिली से। एंड उससे क्या होता है, जब रिलेशनशिप में आप किसी को क्लोज रिलेशनशिप में आप जब सपोर्ट करते हो पार्टनर को, तो वो बाकी के लाइफ के एस्पेक्ट में भी अपनी ग्रोथ को शो करना शुरू कर देता है। एंड अगर वो अनहैप्पी होगा तो ऑब्वियसली वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, बाकी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में वो परेशान रहेगा, नहीं सही से परफॉर्म करेगा। सो बेसिकली किसी भी रिलेशनशिप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये डॉक्टर मार्टिन सेलिगमन ने बोला था, परमा मॉडल। परमा मॉडल कई बार आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल भी है। परमा का फुल फॉर्म जैसे कि आपको याद ही हो गया होगा अभी तक। पी से पॉजिटिव इमोशन, ई से एंगेजमेंट, आर से रिलेशनशिप्स, एम से मीनिंग एंड ए से अकम्पलिशमेंट्स। ये सारे कंट्रीब्यूटर होते हैं ह्यूमन लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, फ्लरिश्ड बनाने के लिए। डॉक्टर क्रिस्टोफर पीटरसन जो है, इन्होंने भी बताया था अदर पीपल मैटर, ऐसा करके उन्होंने अपनी स्टडीज़ में बताया। नाउ आगे अगर हम बात करें तो इन्होंने हमें बताया है कि जब भी कोई रिलेशनशिप ख़राब होती है, डिवोर्स हो जाता है या सेपरेशन हो जाता है या कुछ और चीज़ें होती हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इट वाज़ आवर फेट, इट वाज़ द चांस कि गलत पार्टनर मिल गया, या इट वाज़ आई वॉज़ अनलकी। इस तरह की बातें करते हैं लोग रिलेशनशिप में जब भी मैरिटल डिसहार्मनी होती है। सो क्या ये सही तरीका है?
एक्चुअली हम रिलेशनशिप्स पे वर्क ही नहीं करते, वी टेक इट एज ग्रांटेड। तो रिलेशनशिप्स तभी फ्लरिश होती हैं जब कंसिस्टेंट एफर्ट किया जाए। जैसे कि आप अपने करियर में एफर्ट करते हैं, आप अपनी स्टडीज़ में एफर्ट्स डालते हैं, तो वाई नॉट इन रिलेशनशिप्स। सो अब हम आगे एक तो ये जानेंगे कि रिलेशनशिप्स किस किस तरह की होती है, बट क्लोज रिलेशनशिप जो है उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो हम सबसे पहले समझेंगे। तो क्लोज रिलेशनशिप में आप देखेंगे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आपको ये ना हो कि भाई आपको डर लगे कि अरे मैंने इसको अपनी पर्सनल चीज़ बता दी तो ये डिस्क्लोज़ कर देगा। जहाँ पे आपको ये फ़ियर है, मतलब वो आपका क्लोज़ रिलेशनशिप नहीं है। तो क्लोज़ रिलेशनशिप में सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट। सेकंड, नॉलेज। नॉलेज क्या? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना कि एक दूसरे की क्या प्रेफरेंसेस है, एक दूसरे की क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है। थर्ड, केयर। आप एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करते हो, आप उसके लिए कंसर्न्ड होते हो एक दूसरे के लिए, वो केयर में आ जाता है। एंड देन इंटरडिपेंडेंस, आपकी लाइफ्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। आपको पता होता है कि इसके लिए कुछ भी वो इंसान इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इंटरडिपेंडेंस में, एक दूसरे का, जैसे कि टू व्हीलर में दोनों व्हील्स की ज़रूरत होती है, सिमिलरली इंटरडिपेंडेंस ही वो भी वही चीज़ है कि एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता। दोनों साथ रहते हैं तो बहुत अच्छा, लाइफ बहुत अच्छी होती है, उसका लाइफ की गाड़ी अच्छी चलने लगती है। कमिटमेंट का मतलब है एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड रहना, बैड और गुड टाइम में। इंटीमेसी का मतलब होता है इमोशनल कनेक्शंस होते हैं, आप अपने थॉट्स फीलिंग्स को शेयर कर पाते हैं। सो क्लोज रिलेशनशिप्स जो होती हैं वो तभी आगे बढ़ सकती है जब दोनों पार्टनर एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं और ये सारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसको फॉलो करते हो। अब हम क्लोज रिलेशनशिप दो तरह के वे में देखते हैं, एक है प्लेटोनिक फ्रेंडशिप एंड एक होती है रोमांटिक रिलेशनशिप्स। ये दो वेज की इन्होंने बताया है क्लोज रिलेशनशिप्स जो एग्जिस्ट करती हैं। जो रोमांटिक रिलेशनशिप होती है उसमें सेक्स एंड पैशन भी आता है, जबकि प्लेटोनिक फ्रेंडशिप में ये दोनों चीज़ें नहीं आती हैं। सो इसमें आप ये भी देखेंगे जो रोमांटिक रिलेशनशिप में उसमें एक दूसरे पार्टनर का अटैचमेंट होता है और एक ही पार्टनर के साथ होता है। जो भी रोमांटिक रिलेशनशिप है, प्लेटोनिक फ्रेंडशिप्स कई लोगों के बीच में भी हो सकती है, लेकिन जब आप रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसमें 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है: सेक्स, पैशन एंड सिंगल पर्सन अटैचमेंट। नाउ वी आर कमिंग टू अंडरस्टैंड लव। लव के बारे में स्टर्नबर्ग ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव के बारे में इन्होंने बात की है। इन्होंने 1986 में दिया था। इसमें इन्होंने बोला है कि रिलेशनशिप के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं: इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट। सो आपको इसमें ये तो पता ही होगा इंटीमेसी का क्या मतलब होता है, पैशन क्या होता है एंड कमिटमेंट क्या होता है। सो इन्होंने अगर इनका ये ट्रायंगल देखेंगे तो देखिए ये एक कंज्यूमेट लव रिलेशनशिप है जिसमें इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट आता है। और अगर इनमें से कोई भी दो चीज़ें हैं तो वो रोमांटिक लव है। जैसे कि पैशन एंड इंटीमेसी है तो वो रोमांटिक लव है। अगर इंटीमेसी एंड कमिटमेंट है तो वो कंपेनियनेट लव है। एंड अगर पैशन प्लस कमिटमेंट है तो ये फैटुअस लव है। अगर इंटीमेसी सिर्फ है तो वो लाइकिंग मानी जाती है। अगर इन्फैचुएशन पैशन है तो सिर्फ इन्फैचुएशन माना जाता है। और अगर कमिटमेंट है सिर्फ, वो एम्प्टी लव माना जाता है। तो ये सारे इनकम्प्लीट है। जो कंज्यूमेट लव है वो ही मेजर सही सेटिस्फैक्ट्री लव माना गया है। सो इन्होंने अपनी थ्योरी में यही लिखा है कि इंटीमेसी, पैशन और कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है अगर एक रिलेशनशिप सक्सेसफुल होती है तो। सो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जैसे मैंने नीचे बताए वही अलग अलग एक्सपीरियंसेस कराते हैं। जैसे रोमांटिक लव में आपको पैशन एंड इंटीमेसी मिलेगा जिसमें इंसान बस एक दूसरे के बारे में सोचता रहता है एंड इंटीमेट रिलेशनशिप्स रखता है। और भी लेवल्स है, जैसे एडमायरेशन। अगर आप किसी को एडमायर करते हैं तो आप उससे इन्फैचुएट होते हैं, मतलब आप उसको बार बार सुनना चाहते हैं, आप उसको बार बार देखना चाहते हैं। वो इन्फैचुएशन में आता है। एक सक्सेसफुल पीपल को कैसे आप एडमायर करते हो वही सेम इन्फैचुएशन होता है। एंड देन अगर कंपेनियनेट लव की बात करें तो यंग एडल्ट्स में एडल्ट जो होते हैं वो इसके लिए जाते हैं एंड अपनी लाइफ में वो डिफरेंट पॉइंट्स पे लाइफ के वो ऐसा होता है।
सो जब ये सारे के सारे कंपोनेंट्स को हम अगर एक्सप्रेस करते हैं तो ये एक आइडियल रिलेशनशिप के बारे में यहाँ ये बताया हुआ है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। सो ये पूरा ट्रायंगल इस तरह का है, तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि कंज्यूमेटेड लव ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको पता चल गया होगा जैसे कि कई लोग शादी में हैं लेकिन वो खुश नहीं है, उनको लगता है कि कुछ है ही नहीं, बस हम एक दूसरे के सहारे के लिए हैं और बाकी कुछ नहीं है। और इन सारे टर्म्स की डेफिनेशन ऊपर भी दी हुई है इन्होंने, कमिटमेंट का क्या मतलब होता है। सो आप सिर्फ एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, बाकी आपके बीच में कुछ नहीं है, वो एम्प्टी लव होता है। जब आपके बीच में सिर्फ इंटीमेसी, आप एक दूसरे से पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहे हैं, वो लाइकिंग होती है। इन्फैचुएशन मैंने बताया ही कि जैसे आप पब्लिक फिगर्स के लिए इन्फैचुएटेड होते हो, वो पैशन उसको कहते हैं। पैशन एंड कमिटमेंट दोनों चीज़ें, आप उसके लिए पैशनेट तो हैं एंड साथ में आप उसके लिए उसके सुख दुख में भी साथी हैं, तो ये फैटुअस लव होता है। देन इंटीमेसी प्लस कमिटमेंट, आप इंटीमेट उसके साथ रिलेशनशिप रखते हैं, उससे कमिटेड भी है, तो कंपेनियनेट लव हो गया ये। देन पैशन एंड इंटीमेसी दोनों है, तो रोमांटिक लव हो गया। सो ये इस तरह से इन्होंने इस ट्रायंगुलर थ्योरी को बताया है। नाउ कमिंग टू लीज थ्योरी ऑफ लव, लीज ने भी एक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने ये कंपेयर किया है कलर व्हील से, जिसमें इन्होंने लव को कितनी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में होते हैं उसको बताया है। इन्होंने बोला है कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और इवन टर्शरी लेवल पे भी लव को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो जो 3 प्राइमरी स्टाइल्स है वो हैं इरोस, ल्यूडस एंड स्टोर्गे। सो इरोस की बात करें तो ये पैशनेट एंड रोमांटिक लव को बोलते हैं। लूडस की बात करें तो ये प्लेफुल लव है एंड स्टोर्गे की बात करें तो फ्रेंडशिप लव है। फिर सेकेंडरी स्टाइल में इन्होंने बताया है कि ये 2 प्राइमरी स्टाइल्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे प्रेग्मा प्रेग्मा होता है जिसमें जो प्रैक्टिकल होता है और रैशनल लव होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोर्गे एंड लूडस होता है। मानिया की बात करें तो ये ऑब्सेसिव और एडिक्टिव लव होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है इरोस एंड लूडस का। एंड अगापे अगापे जो है वो एल्ट्रिस्टिक या सेल्फलेस और अनकंडीशनल लव होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है इरोस एंड स्टोर्गे का। इसी के बारे में इन्होंने यहाँ पे एक टेबल भी प्रिंट करके दी है, जिसको मैं अंडरलाइन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये होगा ही नहीं अंडरलाइन, ये कॉपी पेस्टिंग होगी इसकी, इसीलिए। सो इसमें इन्होंने यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे लव स्टाइल्स एंड उनका डिटेल कौन कौन सा। जैसे कि इरोस जो था वो प्राइमरी स्टाइल था, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज़ टिपिकली ऑफ पर्सन्स विद पैशनेट एंड रोमांटिक एटीट्यूड टूवर्ड लव। पैशनेट होता है और रोमांटिक होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन पैशन फीलिंग एज वेल एज फिजिकल एंड इमोशनल अट्रैक्शन टूवर्ड पार्टनर। तो फिजिकल एंड इमोशनल अट्रैक्शन होता है पार्टनर के लिए एंड पैशन फीलिंग होती है। लूडस प्राइमरी स्टाइल में अगर आप बात करें, टिपिकल एटीट्यूड ऑफ पर्सन्स हु सी लव एज गेम, जो गेम लव को गेम की तरह देखते हैं। द फोकस ऑफ लूडस पीपल इज ऑन हैविंग फन इन द मोमेंट, वो सिर्फ मोमेंट के फन की बात करते हैं, इस मोमेंट में मज़ा आना चाहिए बस। देयर फोर दे लिव देयर रिलेशनशिप इन एन अनकमिटेड वे, कोई कमिटमेंट नहीं होता इनका। एंड देन स्टोर्गे प्राइमरी स्टाइल में क्या है, इट इज़ अ फ्रेंडली लव एटीट्यूड as the persons with this love style tend to express friendship feeling toward the other, friendship feeling होती है उनकी। their couple relationships are based also more on similar interest, वो लोग कपल इसीलिए होते हैं क्योंकि दोनों के similar interest होते हैं, and commitment with the partner rather than on पैशंस की वजह से कमिटमेंट नहीं होता, पार्टनर की वजह से कमिटमेंट होता है। नेक्स्ट इज मानिया सेकेंडरी स्टाइल। मानिया सेकेंडरी स्टाइल क्या है, ये एक्सप्रेशन ऑफ मैनिक एटीट्यूड टूवर्ड्स लव, मैनिक एटीट्यूड होता है, इम्प्लाइंग पजेसिव एंड ऑब्सेसिव बिहेवियर्स, कि कंट्रोल करना सामने वाले पार्टनर को, वेरी डेंजरस। पर्सन्स विद दिस लव स्टाइल नीड टू बी लव्ड बाय वंस पार्टनर, अगर कोई इंसान दूसरे पार्टनर को लव दे रहा है तो दूसरे वाले को ज़बरदस्ती लव करना ही पड़ेगा, ऐसा वाला होता है ये। एंड दे आर पॉजिटिव एंड जेलस लवर्स, एक दूसरे से पॉजिटिव होते हैं एंड जेलस भी होते हैं, अगर उसने किसी और से बात कर ली तो इनको दिक्कत आ जाती है। तो ये मानिया बड़ी खतरनाक चीज़ है। प्रैग्मा की बात करें, इट इज़ अ टिपिकल ऑफ पर्सन्स हु एक्सप्रेस अ प्रैग्मेटिक एंड रैशनल एटीट्यूड टूवर्ड लव, रैशनल एटीट्यूड होता है। फॉर दिस रीजन दे टेंड बोथ टू चूज द पार्टनर बेसिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स दे बिलीव आर इम्पॉर्टेंट टू देम। वो जब पार्टनर को चूज़ करते हैं तो उन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे करते हैं जो उनको चाहिए है अपने पार्टनर में, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है कि
सामने वाले से, उनको सिर्फ ये होता है कि उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए है सामने वाले पार्टनर को, उनको पार्टनर में उनको जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए उसके बेसिस पे वो चूज़ करते हैं। टू लुक फॉर पार्टनर्स विद होम दे कैन शेयर कॉमन गोल्स। कॉमन गोल शेयर करने में मतलब मार्केटिंग टाइप का कि सब दोनों एक साथ ही आगे आगे बढ़े एंड सब, मतलब पूरा दुकानदारी, जैसे आप मार्केट में अपने मर्जी की सब्जी लेते हैं उस टाइप की सोच होती है इनकी। अगापे सेकेंडरी स्टाइल क्या है? दिस लव स्टाइल डिस्टिंग्विश पर्सन्स विद एल्ट्रिस्टिक एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। सो ये इसमें एल्ट्रिस्टिक मतलब एक दूसरे की हेल्प करना विदाउट एनी इंटेंशंस। दे टेंड टू लिव एन अनकंडीशनल सेल्फलेस लव। एक दूसरे के लिए सिर्फ एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस ही काफ़ी है उनके लिए, उनको और दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, कुछ ऐसा डिज़ायर्स नहीं है सामने वाले से, बस ये है कि एक उसके लिए प्रेजेंट होना है। जैसे पेरेंट्स का अनकंडीशनल होता है उसी तरह का, कि वो उनको बच्चे से कुछ फ़ायदा नहीं चाहिए, वो सिर्फ उसके लिए रहना चाहते हैं, उसके लिए करना चाहते हैं, उसी इस तरह का होता है। दे टेंड इन विलिंग टू सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर द अदर्स टू हुम दे प्रोवाइड सपोर्ट, केयर एंड रिस्पेक्ट। तो सब कुछ होता है। तो अगापे सेकेंडरी स्टाइल जो है ये सबसे सेफेस्ट लव है। और लव एटीट्यूड स्केल भी एक डेवलप किया था ली की थ्योरी पे बेस्ड। और ये जो लव एटीट्यूड स्केल है ये डिफरेंट लव स्टाइल्स का पता लगा लेता है कि कपल्स में कौन सा लव स्टाइल है, इफ़ कपल्स आर ऑनेस्ट जब वो टेस्ट करते हैं। सो ये जो क्वेश्चनर है ये प्रिडिक्ट कर देता है कि रिलेशनशिप में इंसान कितना खुश है, कितना सेटिस्फाइड है, और कितना रिलेशनल इन्वॉल्वमेंट है। और इससे क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट को हेल्प मिल जाती है कि वो कहाँ पे कपल्स में डिस्ट्रेस है वो पता करने के लिए। नाउ अंडरस्टैंडिंग एडल्ट अटैचमेंट सिक्योरिटी। एडल्ट अटैचमेंट सिक्योरिटी में बता रहे हैं कि जो अटैचमेंट है वो उसको हम साइकोलॉजिकल कनेक्टेडनेस के हिसाब से बता सकते हैं। मतलब दो ह्यूमंस जो होते हैं उनके बीच में कोई भी अटैचमेंट जो होता है वो साइकोलॉजिकल कनेक्टेडनेस होती है। जैसे दो फ्रेंड्स या दो इंसानों के बारे में बात करें, अगर उनके बीच में कोई अटैचमेंट है तो वो साइकोलॉजिकल कनेक्टेडनेस है। इसकी 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी अटैचमेंट की। पहली होती है मेंटेनिंग प्रॉक्सिमिटी विद द पर्सन। आप जब किसी से अटैच्ड होते हैं तो आप उसके साथ प्रॉक्सिमिटी बनाते हैं, यानी कि आप उसके आसपास ही रहना चाहते हैं। सेकंड, फीलिंग सेफ विद द पर्सन। उस अगर आप किसी से अटैच्ड है तो आप उसके साथ सेफ फील करते हैं। थर्ड, रिटर्निंग फॉर सिक्योरिटी टू द पर्सन। और अगर आप अनसेफ फील कर रहे होते हैं कहीं पे तो आप उस इंसान के पास ही जाना पसंद करते हो कि भाई इसके पास मैं सिक्योर फील कर, या कि आपके साथ कोई इंसिडेंट होगा होता है तो आप उसी पर्सन को रीच आउट करते हो। एंड देन एंग्जाइटी इन द एब्सेंस ऑफ द पर्सन। और अगर वो इंसान आसपास नहीं होता तो आप एंशियस फील करने लगते हो। तो अगर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको किसी रिलेशनशिप में दिखती है मतलब आप उस इंसान से अटैच्ड हो, या दो लोग आपस में अटैच्ड है। एनएस वर्थ ने ऑब्जर्वेशन किया था एंड उन्होंने इन्फेंट एंड केयर गिवर के बीच में ऑब्जर्वेशन किया था। और उन्होंने ये पता लगाया कि अटैच देयर इज़ अ को रिलेशन इन अटैचमेंट। और वो कैसा को रिलेशन है, एडल्ट्स में भी ये चीज़ देखने के लिए मिली है। तो वो जो रिलेशनशिप इन्फेंट एंड केयर गिवर के बीच में होती है वो 3 टाइप्स की हो सकती है। पहली सिक्योर हो सकती है, दूसरी अवॉइडेंट हो सकती है, एंड तीसरी फियरफुल अवॉइडेंट हो सकती है। ये एनएस वर्थ ने रिलेशनशिप के बारे में बताया था इन्फेंट एंड केयर गिवर का। और उन्होंने ये भी बताया कि जो इन्फेंट एंड केयर गिवर के बीच में रिलेशनशिप होती है वो एडल्ट्स में भी पाई जाती है। तो दो एडल्ट्स के बीच में जो अटैचमेंट होगा वो सिक्योर भी हो सकता है, अवॉइडेंट भी हो सकता है, फियरफुल अवॉइडेंट भी हो सकता है। नाउ हैजन एंड शेवर जो है उन्होंने भी अटैचमेंट, रोमांटिक रिलेशनशिप में अटैचमेंट के बारे में स्टडी की थी। और उन्होंने सजेस्ट किया कि एडल्ट रिलेशनशिप्स जो होती हैं वो वैसी ही होती हैं जैसे चिल्ड्रन एंड केयर गिवर के बीच में रिलेशनशिप होती है। सो जो चाइल्डहुड रिप्रेजेंटेशंस हैं हमारी, वही हमारी रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट होती है। मतलब जैसा आपका बचपन में केयर गिवर के साथ रिलेशनशिप रहा है, सिक्योर अवॉइडेंट या फेयरफुल अवॉइडेंट में से, उनमें से ही उसी तरह का रिलेशनशिप आपका आपके पार्टनर के साथ भी होने की प्रोबेबिलिटी है। नाउ ब्रेनन, क्लार्क एंड शेवर ने 1998 में 2 एलिमेंट्री डायमेंशंस बताए थे एडल्ट अटैचमेंट के, जो इन्होंने यहाँ टेबल यहाँ पे इस तरह का चार्ट से भी बताया है। इसको बोलते हैं एडल्ट अटैचमेंट स्टाइल्स। सो इन्होंने क्या बताया इसमें, इन्होंने बताया है कि अटैचमेंट रिलेटेड एंजाइटी और दूसरा है अटैचमेंट रिलेटेड अवॉइडेंस।
ये 2 डायमेंशंस के बारे में इन्होंने बात की है, 2 एलिमेंट्री डायमेंशंस है। सो अगर आप यहाँ देखें तो अटैचमेंट रिलेटेड एंग्जाइटी के बारे में वर्ड आया है और अटैचमेंट रिलेटेड अवॉइडेंस के बारे में, बेसिकली एंग्जाइटी एंड अवॉइडेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिन लोगों का हाई स्कोर आता है एंग्जाइटी में, वो किस तरह के अटैचमेंट के ज़िम्मेदार होते हैं, मतलब किस तरह का अटैचमेंट उनमें दिखेगा जिनमें हाई स्कोर होता है एंग्जाइटी का। वो टिपिकली वरिड होते हैं कि सामने वाले पार्टनर का रेस्पॉन्स आया कि नहीं आया, सामने वाला अवेलेबल है या नहीं है, उसका वो अटेंशन पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो जिनमें हाई एंग्जाइटी होती है उनमें ये चीज़ दिखती है, वो बड़ी चिंता में चले जाते हैं अगर उनका पार्टनर उनको रेस्पॉन्ड नहीं करता या उनके लिए अवेलेबल नहीं होता या उन्हें अटेंड नहीं करता। जिनमें एंग्जाइटी का लेवल स्केल में चेक करने के बाद लो आता है, वो सिक्योर होते हैं पार्टनर के बारे में, पार्टनर के रेस्पॉन्स के बारे में। वो लगता है, उनको पता होता है कि वो करेगा रेस्पॉन्ड, जब भी टाइम होगा तब करेगा, तो वो लो स्कोर दिखेगा। अवॉइडेंट के बारे में बात करें, यहाँ पे दूसरा जो डायमेंशन था वो अटैचमेंट रिलेटेड अवॉइडेंस था। तो अगर अवॉइडेंट टाइप की बात करें, सो अगर हाई आता है इनका, तो ये बाईपोलर होते हैं, मतलब हाई स्कोरर्स जो होते हैं पुअरली एडजस्ट करते हैं, अलूफ रहते हैं। पुअरली एडजस्ट मतलब वो अकेले अकेले रहते हैं, मतलब पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं वांटेड ही नहीं हूँ, जो भी उसका पार्टनर होगा उसको ऐसा लगेगा कि मैं वांटेड ही नहीं हूँ, मेरा होना नहीं होना बराबर ही है इसके लिए। वो अवॉइडेंट टाइप के होते हैं। अगर इसमें अवॉइडेंट वाले में लो स्कोर आता है, इसका मतलब ये है कि वो रिलेशनशिप में क्लोजनेस को पसंद करते हैं, दे एन्जॉय इट, अगर दूसरा पार्टनर पास में होता है तो। और इन्होंने बताया कि अगर दोनों लो आ जाते हैं, एंग्जाइटी में भी लो आते हैं एंड अवॉइडेंट में भी लो आते हैं, तो ये बेस्ट रिलेशनशिप मानी जाती है, बेस्ट सिक्योर रिलेशनशिप मानी जाती है। फिर इन्होंने यहाँ पे इसीलिए ये चार्ट दिया है जिसमें इन्होंने बताया है इस फिगर में, अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर सकूँ, आई डोंट नो सबके पास बुक्स हैं या नहीं है। सो अगर आप देखेंगे, देखिए लो एंग्जाइटी एंड लो अवॉइडेंस होगा तो सिक्योर रिलेशनशिप होगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। लो अवॉइडेंस एंड हाई एंग्जाइटी होगा तो प्री ऑक्यूपाइड होंगे। हाई एंग्जाइटी एंड हाई अवॉइडेंस होगा तो फेयरफुल अवॉइडेंट होंगे। और अगर लो एंग्जाइटी एंड हाई अवॉइडेंस होगा तो डिसमिसिंग अवॉइडेंट होंगे। सो ये इस तरह से इन्होंने कैटेगरीज बताई है। आप चाहें तो इसको अलग अलग हेडिंग डाल के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में। सो ये एडल्ट अटैचमेंट स्टाइल थी बैरन, क्लार्क एंड शेवर की। नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडशिप, ये एक और फ्रेंडशिप के बारे में बात की है। फ्रेंडशिप फिर क्या हुई, फ्रेंडशिप है इसके बारे में बड़ी अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे है, वॉलंटरी इंटरडिपेंडेंस। वॉलंटरी मतलब आप अपनी मर्जी से एक दूसरे पे डिपेंड होते हो, बिटवीन टू पर्सन्स ओवर टाइम, टाइम के साथ आप एक दूसरे पे डिपेंड होना शुरू करते हो। दैट इज इंटेंडेड टू फैसिलिटेट सोशियो इमोशनल गोल्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। हम एक दूसरे के सोशियो इमोशनल गोल्स को फैसिलिटेट करते हैं, मतलब हम सोशली एंड इमोशनली ग्रो करें साथ साथ, एंड मे इन्वॉल्व वेरिंग टाइप्स एंड डिग्रीज ऑफ कंपेनियनशिप। और अलग अलग लेवल की हमारी कंपेनियनशिप होती है, इंटीमेसी होती है, अफेक्शन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस होता है। एक दूसरे पर हम जितने मर्जी एक दूसरे को सपोर्ट करें, मतलब कोई कंपल्शन नहीं होता, आपकी मर्जी, आप कितना क्लोज होना चाहते हो, कितना अफेक्शन एक दूसरे को देना चाहते हो, नहीं भी देना चाहते हो, म्यूचुअली कितना असिस्ट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, ये डिपेंड करता है आप किस लेवल की फ्रेंडशिप रखना चाहते हो। फ्रेंड्स हमारे हमेशा माइक्रो सिस्टम का पार्ट होते हैं, मतलब जो बिल्कुल हमारी इंटीमेसी, हमारे क्लोज रिलेशंस होते हैं, जैसे पेरेंट्स, फ्रेंड्स भी पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स की तरह क्लोज माइक्रो सिस्टम के ही पार्ट माने जाते हैं। एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट पे बेस्ड होती है, अप्रिसिएशन एंड लाइकिंग पे बेस्ड होती है। आप उसी के ही फ्रेंड बनते हैं जहाँ पे आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे को लाइक करते हैं, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, वो फ्रेंडशिप लंबी भी चलती है। सो ये 3 फैक्टर्स तो बहुत ज़रूरी है किसी भी फ्रेंडशिप में। एक सोशल सपोर्ट हाइपोथेसिस आई है जिसने रिकॉग्नाइज किया है कि प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ सपोर्टिव इंटरेक्शन इन द फेस ऑफ स्ट्रेस। जब भी स्ट्रेस है तो एक दूसरे के लिए प्रोटेक्शन देते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंडशिप जो होती है वो बहुत डायनामिक होती है नेचर में, एंड कभी कभी शॉर्ट लिव्ड भी होती है। एक टाइम पे जहाँ जिसके साथ आप क्लोज फ्रेंड थे, मे बी आप आज के दिन उसे पूछते भी नहीं हो, उसकी तरफ देखते भी नहीं हो, ऐसा भी होता है। सो प्रॉक्सिमिटी और इमोशनल इंटीमेसी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स में, तो वो डिपेंड करती है हमारी खुद की नीड्स से।
कि हम इमोशनली कितने कनेक्टेड रहना चाहते हैं, हम कितने इमोशनली लोनली रहना चाहते हैं, वो हमारी नीड क्या है। तो उस पे डिपेंड करती है कि हमारा इमोशनल इंटीमेसी कितनी रहेगी फ्रेंड्स के बीच में। सो दो बेंचमार्क्स हैं जो फ्रेंडशिप के लिए क्वालिफाई करता है। पहला है क्वालिटी, डिग्री ऑफ इंटीमेसी, एंड कॉन्फ्लिक्ट, नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेसिंग सिचुएशंस। तो अगर कोई फ्रेंडशिप है तो उसमें आपकी इंटीमेसी कितनी है और आप में कितना डिस्ट्रेस होता है, नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कितने होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कम है एंड डिग्री ऑफ इंटीमेसी ज़्यादा है तो आपकी फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग रहेगी। कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हैं और क्वालिटी ऑफ इंटीमेसी या डिग्री ऑफ इंटीमेसी लो है तो फिर आपकी दोस्ती ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमें फ्रेंडशिप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं वो है पहला एम्फेटिक हैप्पीनेस, मतलब अपने हैप्पी इवेंट्स एक दूसरे से शेयर करना। सेकंड अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सपोर्ट, एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहना। देन नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस, चाहे सामने वाले में कितना भी खोट हो लेकिन आप फिर भी उसको बिना जज किए उसको एक्सेप्ट करते हैं। देन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ टाइम स्पेंट इन कंपनी, आप एक दूसरे के साथ कितना क्वालिटी टाइम और कितने लंबे टाइम तक एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सो स्टडीज़ में ये भी पता चला है कि अगर आपकी फ्रेंडशिप्स होती हैं, आपकी फ्रेंड्स होते हैं, तो वो आपको आपकी हैप्पीनेस को एनहांस करते हैं, लाइफ में सेटिस्फैक्शन, वेलबींग एंड ट्रस्ट की फीलिंग को जनरेट कर देते हैं। सो इसीलिए फ्रेंडशिप होना अच्छी बात है। नाउ अप्लाइंग पॉजिटिव साइकोलॉजी इन क्लोज रिलेशनशिप्स, हमें क्या करें कि हम क्लोज रिलेशनशिप में पॉजिटिव साइकोलॉजी अच्छे से लगा सकें और रिलेशनशिप अच्छी हो जाए। तो कुछ स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं जो क्लोज रिलेशनशिप में यूज़ करने से पॉजिटिव साइकोलॉजी कंस्ट्रक्ट्स हैं ये, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। स्पॉटिंग स्ट्रेंथ्स, एक दूसरे में बुराई निकालने से अच्छा एक दूसरे के अच्छी चीज़ों पे वर्क करना है, एक दूसरे के पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढना। सो इसके ऊपर लिनले ने भी बताया था कि पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है ये मेनली हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स पे वर्क करते हैं। तो लिनले कहते हैं कि अ प्री एग्जिस्टिंग कैपेसिटी फॉर अ पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग, थिंकिंग और फीलिंग दैट इज ऑथेंटिक एंड एनर्जाइजिंग टू द यूजर एंड अनेबल्स ऑप्टिमल फंक्शनिंग, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। सो अगर आप एक दूसरे के अच्छी चीज़ों पे को बोले तो सामने वाले का ऑप्टिमल फंक्शनिंग हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। तो जो कपल्स रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं उनकी पार्टनर स्ट्रेंथ परसेप्शन वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है, डेली रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। सो यहाँ पे इन्होंने कुछ टिप्स दी हैं जो आप कर सकते हो एक दूसरे की अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए। जैसे एक दूसरे के पैशन और एनर्जी के बारे में बात करो, वो किस चीज़ के लिए एक्साइटेड है उसके बारे में बात करें, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बोलो कि क्या उसके लिए गुड क्या है, वो किस चीज़ में गुड है, वो किस चीज़ के लिए एस्पायर करता है, वो लाइफ में इतनी दूर तक कैसे आ पाया, उसकी सक्सेसेस के बारे में बात किया जाए, उसकी एनर्जीज और उसके एंगेजमेंट के बारे में बात किया जाए, वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में क्या बात करता है, हाउस होल्ड टास्क के बारे में क्या बात करता है, और वो क्या अपने अंदर कौन किन चीज़ों को स्ट्रेंथ मानता है, और आप उसकी स्ट्रेंथ्स क्या नोटिस करते हैं। इस बारे में बात करने से रिलेशनशिप अच्छी होती है इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग दी पर्सन, उसमें बुराइयां निकालने के बजाय। फिर स्ट्रेंथ्स एंड फुलफिल्ड ड्रीम्स जीनोग्राम, ये जीनोग्राम तो आपको याद होगा, हम फैमिली का ऐसा एक डायग्राम बनाते हैं जहाँ पे पेरेंट्स और फैमिली में कितने मेंबर हैं वो बताते हैं। सो ये वही है। सो आप मेल एंड फीमेल को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इस तरह से अलग डिज़ाइन से। तो ये इसको ही अडॉप्ट किया गया है फैमिली जीनोग्राम टेक्निक को यहाँ पे। तो इसमें क्या किया है, विजुअल डायग्राम बनाते हैं रिलेशनशिप्स का, उसमें हम पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाते हैं पार्टनर्स की और उनको हेल्प करते हैं एक दूसरे को एक्नॉलेज करने के लिए, पास्ट में जो अच्छी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनको एक्नॉलेज करने के लिए, उन्होंने अभी तक क्या अचीव किया है उसको मेंशन करने के लिए। इवन आप फोटोज़ भी पेस्ट करवा सकते हो, यहाँ पे कुक एंड पॉल्सन ने बताया था कि आप फोटोज़ भी पेस्ट करवा सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि क्या डायनामिक था, कैसा एक्सपीरियंस था, इस तरह के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक सैम्पल दिया है, आप बुक में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ लिखा है एंड उन्होंने कौन से ड्रीम्स फुलफिल किए अभी तक, फिर स्पाउस से भी उसके स्ट्रेंथ्स पूछे गए, उन्होंने क्या फुलफिल किया है ड्रीम, वो लिखवाया है। तो इस तरह के जीनोग्राम का डायग्राम जो है इसको स्ट्रेंथ एंड फुलफिल्ड ड्रीम्स जीनोग्राम कहते हैं। ये हम करवा सकते हैं, तो उससे भी हेल्प होती है। नाउ रिलेशन द साउंड रिलेशनशिप हाउस,
इसमें साउंड रिलेशनशिप हाउस जो है ये मेटाफोरिकल हाउस है सिक्योर रिलेशनशिप का। डॉक्टर जॉन गॉटमैन एंड डॉक्टर जूली शेजवर्ड्स गॉटमैन, इन्होंने गॉटमैन मॉडल दिया था 2013 में, और इन्होंने 4 एपोकैलिप्टिक हॉर्सेस ही है, ये हाउसेस नहीं है, हॉर्सेस है। इसको स्पॉट किया था जो ब्रोकन मैरिजेस या जो मैरिजेस को डिस्ट्रक्ट करते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात की थी। एक है क्रिटिसिज्म, अगर पार्टनर्स एक दूसरे को सारे टाइम क्रिटिसाइज करते हैं तो मैरिज ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिफेंसिवनेस, डिफेंसिव हो जाते हैं पार्टनर्स, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने में, या तो सामने वाले को, आपने देखा होगा डिफेंस मैकेनिज्म कई तरह के होते हैं, एक दूसरे पे डिस्प्लेस करना, चीखना, चिल्लाना, या ब्लेम करना, है ना, गुस्सा करना, ये सारे डिफेंसिवनेस के अंदर आती हैं। सो वो चीज़ें यूज़ करते हैं रिलेशनशिप में, या कंटेम्प्ट करते हैं, या स्टोन वॉलिंग कर देते हैं, यानी एक दूसरे से इंटरेक्ट करना बंद कर देते हैं। इन रिलेशनशिप पैटर्न में बहुत चांसेस है कि मैरिज डिस्ट्रक्ट हो जाती है। सो ये फैक्टर्स जो होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरह की कम्युनिकेशन पैटर्न को फॉलो करते हैं एक दूसरे से, एंड इस वजह से जो अच्छी रिलेशनशिप है वो ख़राब हो सकती है। सो साउंड रिलेशनशिप हाउस जो है वो किस तरह का होना चाहिए वो इन्होंने यहाँ डायग्राम में बताया है। जो एक जो हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए स्किल्स एसेंशियल है उसके बारे में बात किया है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स बताए हैं जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है फ्लरिशिंग रिलेशनशिप के लिए। सो अगर आप यहाँ पे बात करें तो सबसे नीचे बिल्ड लव मैप्स करके बताया इन्होंने। यहाँ पे शेयर फॉन्डनेस एंड एडमायरेशन, एक दूसरे के बारे में क्या अच्छा लगता है वो बताएं, एक दूसरे को एडमायर करें। देन टर्न टुवर्ड्स इंस्टेड ऑफ अवे, एक दूसरे से बात करें इंस्टेड ऑफ इधर उधर मुंह करके बैठ जाना और कि बताना ही नहीं कि क्या चल रहा है मन में। देन पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स देखें लाइफ के बारे में। देन मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक दूसरे के पार्टनर्स के चीज़ों को समझें, एक दूसरे से बात करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, सेल्फ सूदिंग प्रैक्टिस करें। देन मेक लाइफ ड्रीम्स कम ट्रू, जो ड्रीम्स लाइफ में सोचे हैं उसको ट्रू करने में हेल्प करें एक दूसरे की। क्रिएट शेयर्ड मीनिंग, एक मीनिंग निकालें अपने लाइफ का, दोनों जो चाहते हैं लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो ये ट्रस्ट एंड कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में, साउंड रिलेशनशिप में। ये उस गॉटमैन साउंड रिलेशनशिप हाउस है। गॉटमैन ने कैटेगराइज किया था मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट 2 काइंड के होते हैं। एक होता है रिजॉल्वेबल कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे आप इवेंचुअली सॉल्व कर पाते हो टाइम के साथ प्रॉब्लम को, और एक होता है परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स जिसमें वो एग्जिस्ट करता ही करता है कॉन्फ्लिक्ट, एंड उसको ठीक करने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट करना पड़ता है, और पॉजिटिव थेरेपी इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स जो यूज़ की जा सकती है। नाउ इमोशनल बैंक अकाउंट, ये इसका बेस गॉटमैन रिलेशनशिप मॉडल ही है। इमोशनल बैंक अकाउंट एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है जो कपल्स कर सकते हैं अपनी इंटीमेसी, कॉन्फ्लिक्ट एंड इमोशनल डिस्टेंस को दूर करने के लिए। ये वैसे ही है जैसे बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप अगर पैसे निकालते हैं या जमा करते हैं तो कैसे होता है, और अगर बैंक में ज़ीरो अकाउंट होता है तो ज़ीरो बैलेंस हो जाता है, और अगर नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। तो जनरल रूल ऑफ थंब क्या है, अगर नेगेटिव एक सिंगल इंटरेक्शन है तो 5 पॉजिटिव इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। सो या 20:1, 20 पॉजिटिव 1 नेगेटिव एवरीडे लाइफ में होना चाहिए। तो इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे सकते हैं, अगर कोई नेगेटिव चीज़ हुई है कॉन्फ्लिक्ट में तो आप पॉजिटिव चीज़ें करके उसको कवर अप कर सकते हैं, अगर आप एक नेगेटिव इंटरेक्शन के बदले 5 पॉजिटिव इंटरेक्शंस करते हैं। सो इन्वेस्ट कैसे करना है इमोशनल बैंक में, बी माइंडफुल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के लिए माइंडफुल रहे, एक दूसरे की नीड्स के लिए, कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है हेल्प दे दी, थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि एट प्रेजेंट उसको सामने वाले की नीड्स क्या हैं, एंड देन अपना अप्रिशिएट करें छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए। अपने स्ट्रेसर्स के बारे में बात करें एक दूसरे से, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय समझने की कोशिश करें, एंड फिजिकल जेस्चर्स ऑफ अफेक्शन भी शो करें रिलेशनशिप में। नाउ थ्री गुड थिंग्स में इन्होंने बताया है कि ये बहुत अच्छा तरीका है जो भी हम निगेटिव किसी कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं उससे ओवरकम करने का। तो 3 गुड थिंग्स में पार्टनर्स को क्या करना है, एक दूसरे को कि 3 पॉजिटिव थिंग्स एक दूसरे को एवरी डे बताना है, और ये भी इंश्योर करना है कि क्या एक जिस सपोज ए पार्टनर बी पार्टनर को अप्रिशिएट कर रहा है 3 थिंग्स के लिए, तो ए पार्टनर को ये भी देखना है कि हाउ ए पार्टनर हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द पॉजिटिविटी ऑफ बी पार्टनर। सो इस तरह से अगर हम करते हैं तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, और जो
पॉजिटिव इमोशंस को हम इग्नोर करते आते हैं, जनरली करते हैं रिलेशनशिप में, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। कुछ स्टडीज़ भी हुई हैं, जैसे 40 कपल्स के ऊपर स्टडी की गई थी और उनके उनको यही एक्टिविटी दी गई थी, तो पता चला है कि इनके रिलेशनशिप्स अच्छे हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। ये अपने बहुत सारी गुड थिंग्स हुई हैं इनके बीच में। इसीलिए ये जो कपल होते हैं, इनको ये चीज़ें प्रैक्टिस करना चाहिए। इनके बिहेवियर, थिंकिंग, इमोशन सबके ऊपर अच्छा असर पड़ा है ना। इंस्टिलिंग होप, होप का क्या मतलब होता है कि हमारी लाइफ में कोई गोल है एंड हमारे पास पाथवेज भी हैं उनको अचीव करने के लिए। सिमिलरली रिलेशनशिप में भी ऐसे ही होता है। रिलेशनशिप में आपको कोई एक गोल आप सेट कर सकते हैं, जैसे जो भी आपके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं वही आपका गोल हो जाएगा। सपोज कपल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वो गोल हुआ। अब आपको एक बेटर पाथवे भी ढूंढना पड़ेगा सो दैट उस पाथवे को फॉलो करते हुए वो रिलेशनशिप को अच्छी बनाई जा सके। जैसे सपोज हस्बैंड, जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो हस्बैंड ने को होप है कि वो इसको ठीक कर सकता है, तो वो स्ट्रेटजीज तो यूज़ करेगा, साथ में उसमें उसका मोटिवेशन भी होना चाहिए, करेज भी होना चाहिए उसको कैसे रिजॉल्व करना है। अदरवाइज वो अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि उसने जो एजेंसी यूज़ की है गोल को अचीव करने के लिए, वो ठीक एजेंसी यूज़ नहीं की है। एजेंसी होता है आपकी एनर्जी, आप में एनर्जी क्या है। तो गोल, पाथवे एंड एजेंसी, ये तीन चीज़ें होती हैं। गोल जो आपका मेन प्रॉब्लम एरिया है, पाथवे मतलब जो रास्ता आपको तय करना है वहाँ तक पहुँचने का, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, बैठ के बातें करना उसके बारे में, है ना, अपने गुस्से को रिजॉल्व करना, कम करना, एंड देन मोटिवेशन। एजेंसी मतलब आपकी एनर्जीज, आप कितनी एनर्जी उस पर लगा रहे हो। इस तरह से हम होप डाल सकते हैं रिलेशनशिप में। नाउ सेवेंथ इज़ माइंडिंग ऑफ रिलेशनशिप्स, यानी कि आपको रिलेशनशिप में ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि सामने वाले पार्टनर ने आपके लिए क्या क्या किया है, छोटी से छोटी चीज़। ये इमोशनल प्रॉक्सिमिटी को एनहांस करता है। आपको रेसिप्रोकेशन बहुत ज़रूरी है थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर के बारे में किसी अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बेसिक चीज़ें आप क्या कर सकते हैं वो यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, जैसे फैमिलियराइजेशन विद ईच अदर, एक दूसरे के बारे में पता होना कि सामने वाले को किस चीज़ की ज़रूरत है, एक दूसरे के प्रेफरेंसेस, वनरेबिलिटीज़ एंड सीक्रेट्स के बारे में आपको एक जानना पता हो तो अच्छा है। नॉट टू अटैक ईच अदर बट टू रेस्पेक्ट ईच अदर, टू एक्सेप्ट ईच अदर। एंड देन रिलेशनशिप एनहांसिंग एट्रीब्यूशंस, रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के पॉजिटिव बिहेवियर्स को देखें और नेगेटिव चीज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। एक्सेप्टेंस एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स पार्टनर के बारे में जानते हो एंड नेगेटिव ट्रेट्स को एम्पैथेटिकली देखें एंड उसके सोशल स्किल्स को इंक्रीज़ करें एंड पॉजिटिव स्किल्स को एनहांस करें, पॉजिटिव ट्रेट्स को और ज़्यादा बोलें। रेसिप्रोकेशन भी ज़रूरी है, जहाँ पे दोनों जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे को इक्वली रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, जिससे रिलेशनशिप एनहांस हो। सामने वाले ने कुछ किया, दूसरा वाला भी उसके लिए कुछ करे। यहाँ पे एक एक्टिविटी इन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी की दी है रिलेशनशिप में, जैसे कि आप एक दूसरे पार्टनर के 3 पॉजिटिव थिंग्स लिख सकते हैं एवरी डे। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप सिंगल थिंग से शुरू कर सकते हैं, उसके बारे में आप लिखें कि उसने कैसे आपको फील करवाया एंड अभी आप उस चीज़ के लिए कैसे फील करते हैं। जो भी आप लिख रहे हैं उसको कोई टाइटल दे दें एंड देन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताएं उस सिनेरियो का। एंड ये 10 दिन तक भी अगर आप करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी एंड फिर चीज़ें ईजी लगने लगेंगी। तब आप एक के बदले 3-3 चीज़ें भी लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि राइट टू माय ऑफिस, तो इसमें लिखा है माय वाइफ डिड नॉट लेट मी टेक द मेट्रो टुडे एंड ड्रोव मी टू माय ऑफिस इंस्टेड, है ना, कि वो खुद ड्राइव करके मुझे ऑफिस छोड़ने गई है। इट मेड मी फील सो स्पेशल एंड हैप्पी, आपको बहुत अच्छा लगा उसके लिए एंड शी वॉन्टेड टू स्पेंड मोर टाइम विद मी, और वो इसीलिए भी किया क्योंकि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट रिलेशनशिप में कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कुछ टेक्निक्स दी है रिलेशनशिप को माइंड करना, होप इंस्टिल करना, 3 गुड थिंग्स के बारे में बताया एंड देन कैसे आप माइंडफुल हो सकते हो रिलेशनशिप में, इमोशनल बैंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, है ना, नेगेटिव चीज़ों को नज़रअंदाज करें, पॉजिटिव चीज़ों को रखें एंड अगर आप कोई चीज़ हुई है उसको अवॉइड ना करें, उसको एड्रेस करें। तो अगर आप भागेंगे तो चीज़ें ख़राब होती जाएंगी, इसीलिए फेस करना ज़रूरी है। एंड देन फिर इस हाउस के बारे में हमने बात की। तो
आज के टॉपिक का थोड़ा बड़ा ज़रूर है बट बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड आप रुक रुक के पढ़ सकते हैं। एक टेक्निक सीखी, उसको अच्छे से रिकॉल किया एंड देन दोबारा रीस्टार्ट रिज्यूम कर दिया जहाँ से आपने एंड किया था। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 13, जिसमें हमने ये टॉपिक रिलेशनशिप का कवर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।